देखकर ही इंसान बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल करता है। तो अगर आज आप कुर्बानी थोड़ी सी दे देंगे, आगे आगे आपके दिन ही कम रह गए हैं, तो डेफिनेटली आप ए स्टार जो है ना हासिल कर लेंगे। तो कोई भी चीज़ जो है ना कंफर्ट जोन में रह के हासिल नहीं की जाती। जब सारे इंजॉयमेंट कर रहे होते हैं और आप साइड पे बैठ के कमरे में जाके अटेम्प्ट कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, क्वेश्चन की चीज़ें कर रहे होंगे, तो फिर उसके बाद जो पेपर अटेम्प्ट कर कर आओगे कैम्ब्रिज का, और फिर जब रिजल्ट आएगा स्टार, तो वो जो पीछे जितनी भी आपकी तकलीफ़ें होंगी, प्रॉब्लम जो आपने फेस की होंगी ना, वो आपको इंजॉयमेंट लगेंगी, वो आपको मज़ा आएगा उस चीज़ का कि अगर वो तकलीफ़ें, वो प्रॉब्लम, वो अपने आप को टफ टाइम आपने ना दिया होता, जो कि अभी 3 दिन आपके आ रहे हैं, जो ईद के 3 दिन, तो उसमें अगर आप अपने आप को ठीक है इंजॉयमेंट करें, बट साथ साथ अपने जो है ना टाइम को वेस्ट ना करें, एटलीस्ट कम से कम 1-2 घंटे ज़रूर निकाल लें अटेम्प्ट करने के लिए, तैयार करने के लिए नहीं। कोई चीज़ ऑलरेडी आपकी तैयार है तो उसको अटेम्प्ट करने के लिए एज अ 14 मार्क्स, एज अ मतलब इस तरह से ना लाजमी। तो मैं टेस्ट ज़रूर भेजूंगा। तो ईद के 3 दिन हैं, 3 दिन के अंदर किसी भी दिन आप अटेम्प्ट करके ज़रूर मुझे भेजिएगा उसका, ठीक है? तो अच्छा लगेगा मुझे, मैं चेक कर लूँगा आराम से। अच्छा जी, है ओके। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन इसके रह गए थे इस पेपर के। ये 2024 मई जून का पेपर है जी। और इसमें आप देखें जी, सोर्स ए जैसा कि हमने पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है कि कीवर्ड को पैटर्न वही है। वो कह रहा है मीर कासिम जो है ना, उसने जनाब अकॉर्डिंग सोर्स से मीर कासिम इंक्रीज टैक्स रेवेन्यू फॉर बंगाल, आइडेंटिफाई 3 वेज, 3 तरीके हमने बताने हैं जी, तो कैसे उसने जनाब जो है ना उसको रेज किया। तो आप देखें जनाब कि वो सेकंड्स की गेम है वहाँ पे। जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया कि आपने फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो फौरी तौर पे फिर आपने स्टार्ट कर देना काम। तो बहरहाल जो है ना, नेक्स्ट आप कह लेंगे, वो कह रहे जी पढ़ते जाएं। 63 वर कंसर्न अबाउट द ब्रिटिश करप्शन एंड लूज ऑफ टैक्स रेवेन्यू इन बंगाल। ये सारा जनाब के चलता जा रहा है। अब यहाँ से गेम शुरू होगी कि एक्चुअली इंक्रीज बंगाल टैक्स रेवेन्यू बाय फर्स्ट रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ रेंट फ्री लैंड। ये पहला पॉइंट हो गया, यहाँ पे एक नंबर निकलेगा, ठीक है जी। फिर जनाब उसके बाद जनाब इंक्रीज बंगाल टैक्स रेवेन्यू, यहाँ पर एक नंबर निकलेगा। मतलब कि इस लाइन के अंदर ही हमें जो है ना, विद इन 1 लाइन, यहाँ पे एक ही लाइन के अंदर 2 मार्क्स हमारे बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जनाब हम आगे चलते जाएंगे इसके पॉइंट्स कि निकाल ऑन लें। डेट एनीवन हु रिफ्यूज टू पे वुड बी एविक्टेड। ले जनाब यहाँ पे आके ये इनके तरीके थे जनाब टैक्स लेने के, जैसे अभी तरीके हैं ना, तो इसी तरह उस वक्त भी तरीके थे टैक्स लेने के। तो बहरहाल जो है, यहाँ पर आपका वैसे ही 1 मार्क, 2 मार्क्स और यहाँ पे 3 मार्क्स निकल आता है, ठीक है। आगे आप पढ़ रहे हैं एज अ रिजल्ट फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द बैटल ऑफ, ये वो सारा रिमार्क नवाब, ये सारा। अब बास बच्चे क्या करेंगे, क्योंकि उनके तो टीचर ने बताया हुआ कि भाई आप बेटा पूरा A to Z जो है ना पूरा पैराग्राफ लिख लो। तो अब आप यहाँ से लिखना बैठेंगे, ठीक है। ये जहाँ पे आपको सेकंड्स लग रहे हैं वहाँ पे आपको मिनट्स लगेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक जब आप लिखेंगे ना, तो पूरे आपके 5 मिनट्स लग जाएंगे। तो 5 मिनट्स आपके जो है ना, आप कह लो कि वेस्ट हो गए। एक तरह के उसमें चाहिए 2 मिनट था। तो आप डायरेक्ट जो है ना, अकॉर्डिंग टू सोर्स से आप बताएंगे जनाब के टैक्स वेज ऑफ मीर कासिम वर, यहाँ से स्टार्ट कर दें कि जनाब ही सेट अबाउट द इंक्रीजिंग बंगाल एज इट इज सेंटेंस टैक्स रेवेन्यू बाय फर्स्ट रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ टैक्स। ये पहला। उसके बाद दूसरा ये आ जाता है इंक्रीजिंग द टैक्स रेट ऑफ लैंड टैक्स। फिर उसके बाद तीसरा आ जाता है यहाँ पे, यहाँ तक। अब यहाँ से लेकर तो यहाँ तक जो आप सेंटेंस लिखेंगे एज इट इज निकाल दें, ठीक है। तो आपको 3/3 मार्क्स मिल जाएंगे। और आप बेशक इसको एक्सपेरिमेंट करके देख लें कि जब आप अटैम्प्ट करने बैठोगे ना, तो आप ये जब कर रहे होगे ना, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इस पे कॉपी पेस्ट मीर कासिम से लेके तो ऑन टाइम एंड तक करने में, और ये सिर्फ फटाफट अगर आप उसको अंडरलाइन करते हैं उसमें करने में कितना टाइम लगता है, 2-3 मिनट आपके बचेंगे, ठीक है। तो ट्रिक्स जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमेशा याद रखिएगा, दिस इज द टाइम फॉर द स्मार्ट वर्क, ठीक है। हार्ड वर्क साइड पे रह जाता है, स्मार्ट वर्क करने का टाइम है, ठीक है। बहरहाल उसके बाद जनाब नेक्स्ट आ जाते हैं। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मैसेज इज सोर्स बी कैन टेंड टू गिव अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड शाह आलम टू। अब ईस्ट इंडिया कंपनी शाह आलम टू के दरमियान वो कह रहा है रिलेशंस क्या शो कर रही है, पिक्चर क्या चीज शो कर रही है, व्हाटएवर यू विल सी इनटू द पिक्चर। बॉटम पे जरूर हमने देखना होता है क्या सीन चल रहा है बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी शाह आलम टू। डिस्कस कर रहे हैं जी ट्रेडिंग राइट्स, सब कॉन्टिनेंट पेंटिंग, ये जो सारा जी
बस ठीक है, पता चल गया पेंटिंग। तो अब यहाँ पे क्या सीन होगा जी, अब यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी बताना चाह रहा हूँ आपको, स्टोरी सुन लें ज़रा। तो स्टोरी ये है जनाब, ऑलरेडी पहले जब हमने सेशन वो किया था पूरे सिलेबस का, उसमें मैंने बड़ी डिटेल में बताई थी। पर यहाँ छोटा सी स्टोरी ये बताऊंगा कि भाई ये जो सीन हो रहा है ना, सीन इसमें कर क्या रहे हैं, ये कर ये रहे हैं कि जैसे ही बैटल ऑफ बुक्सार होता है ना, आपको पता है बैटल ऑफ बुक्सार के अंदर क्या होता है। तो बैटल ऑफ बक्सर में जो है ना, मीर कासिम जो है ना अलायंस बनाता है, किसके साथ अलायंस बनाता है, मीर कासिम जो था ना ब्रिटिश को ना बहुत ज़्यादा लैंड जो है ना, क्योंकि वो सक्सेसर होता है उसका मीर जाफर का, तो बहुत ज़्यादा लैंड उनको कॉन्कर करके देते हैं, बड़े काम करते हैं, बड़ा ना उनका जैसे जो है क्या उसका नाम लेते हैं, करंटली बहुत से मुस्लिम कंट्रीज हैं अमेरिका के पीछे लगे हुए हैं, तो फ़ायदा कोई नहीं इन लैंड होता। तो सेम ये जो बंदा जो था ना मीर कासिम, इसने बड़ा काम किया इनके लिए ना, ठीक है, ब्रिटिश के लिए, मगर इसको जो है ना ब्रिटिश जो थे ना, ये एज अ पपेट ही रखा हुआ था उन्होंने, इसको करने कुछ नहीं देते थे। तो फिर हुआ ये कि बाकायदा तौर पे जो था क्या उसका नाम था मीर कासिम जो था ना, उसने क्या किया, उसने कहा यार ब्रिटिश को बंगाल से निकालना पड़ेगा, तो लिहाजा उसने ग्रैंड अलायंस बना लिया। तो ग्रैंड अलायंस जब बनाया बैटल ऑफ बुक्सार में, वो उसमें 17 जो है 64 की जो बैटल हुई थी, उसमें शाह आलम टू था मुगल एम्पर, ये जो है शाह आलम टू बैठा हुआ है मुगल एम्पर, ये भी था जनाब, उधर से शाह आलम टू था और नवाब ऑफ ऊद था, ये तीनों जनाब इन्होंने ग्रैंड अलायंस बनाया, लड़ाई की, और वो हेक्टर मोनरो जो था, मोनरो हेक्टर कमांडर इन चीफ था, और अगेन जो है वो बंगाल का जो गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाइव था, ये दोनों मिलके लड़ रहे थे कि इनसे ग्रैंड अलायंस है। तो बहरहाल ये सारे डिफीट हो जाते हैं। तो जब सारे डिफीट हो जाते हैं ना, तो जनाब सीधा एंट्री मार देते हैं शाह आलम टू के पास, क्योंकि शाह आलम टू साहब डिफीट हो गए होते हैं। तो शाह आलम टू के पास आते हैं, क्या सीधे हो जाओ भाई, ऐसी की तैसी तुम्हारी। तो लिहाजा बेसिकली जो है ना यहाँ पे एक ट्रीटी साइन हो रही है, जिसको हम कह रहे हैं ट्रीटी ऑफ दीवानी। 4 मार्क्स का भी आ सकता है। ट्रीटी ऑफ दीवानी क्या थी, आपको अभी जैसे आपको क्लियर कर रहा हूँ कि आइडिया दे रहा हूँ कि पूरा ना पिक्चर का कॉन्टेक्स्ट और ये सारा समझा रहा हूँ, ताकि आपको पिक्चर एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम ना हो, कोई इससे सिमिलर आ जाए, किस तरह का मामला हो जाए। तो सीन फिर ये हो रहा है जनाब कि ये यहाँ पहुंचे हुए हैं ब्रिटिशर्स, ठीक है, और यहाँ पर आके जनाब बाकायदा तौर पर ट्रीटी साइन हो रही हैं। और ट्रीटी ऑफ दीवानी का मेन थीम ये था, मेन जो उसका ऑब्जेक्टिव जो था, मेन जो पर्पस ये था कि भाई उसको दे रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई तू ये साइन कर। अकॉर्डिंग टू दिस ये था कि बंगाल, उड़ीसा और बिहार, बंगाल जो हो गया, उड़ीसा हो गया, उड़ीसा स्टेट हो गई, बिहार हो गया, और सर लेकिन बैटल ऑफ ऊद बुक्सार ओसन तो का हुई ऐसे थी ही हुआ। तो बहरहाल जो 1764 है ना ये में। स्टेट्स का उन्होंने कहा ऐसी की तैसी, इसका जो है ना जनाब हेलो सर, टैक्स का जो रेवेन्यू जो होगा ना, टैक्स कलेक्शन, वो आज से ब्रिटिश कलेक्ट बात आ रही करेंगे, है? आप लोग कलेक्ट नहीं करेंगे। तो शाह आलम टू साहब कहते हैं ठीक है जनाब। तो बहरहाल ट्रेडिंग राइट्स में उनसे ले लेते हैं, और ये शाह आलम टू साहब उनकी ब्रिटिश की ना प्रोटेक्शन में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे अभी सऊदी अरब जो है अमेरिका की हेलो सर, प्रोटेक्शन में है, कतर अमेरिका की प्रोटेक्शन में है, यूएई अमेरिका की प्रोटेक्शन में है, वो कह रहे हैं ऐसी की तैसी। अमेरिका ने भी गेम कैसी खेली है कि बाकायदा तौर पर उसने अपना असला बेचने के लिए उसने लड़वा दिया। तो उसने जनाब $12 बिलियन की जो है उनको आर्मामेंट प्रोवाइड करने लगा कि ईरान के अगेंस्ट यूज करो। तो कितना वैसे इंटरेस्टिंग बात है कि अभी भी ये ब्लाइंड है मुस्लिम जो कंट्रीज हैं, अनफॉर्चुनेट। तो बहरहाल जो है सेम ये पुरानी गेमें चल रही हैं, ठीक है, ब्रिटिश की सुपीरियर है अभी भी। तो बहरहाल जो है ना ये सारा सिचुएशन थी। अब जो है वो आपको आसानी रहेगी इस पिक्चर को ना कॉन्टेक्चुअल नॉलेज के साथ बताने की ना। दोबारा हम क्वेश्चन में आते हैं, वो कह रहे हैं जी बताएं जी, कॉलम 2 जो है उसके दरमियान रिलेशनशिप क्या पिक्चर में नजर आ रहा है। हम सीधी बात करेंगे जी, हम कहेंगे जी आई कैन सी। वही बात याद रखिएगा कि आपने जो है इसके बगैर गेम ऑन हो ही नहीं सकती, कि आपने लाजमी ये वर्ड यूज करना है। आपके ना आई कैन सी, पहला आई कैन सी आई कैन इन्फर वो लगाना है जिसपे हमें 3 to 4 मार्क्स रख देते, 3 मार्क्स हमें चाहिए पहले आई कैन सी और आई कैन इन्फर में। तो हम बता रहे हैं जी आई कैन सी जी कि क्या नजर आ रहा है, क्योंकि हमें बॉटम पे जो लिखा हुआ है उसमें साफ नजर आ रहा है शाह आलम जो है ना वो बैठा हुआ है पिक्चर में, ठीक है भाईजान। तो शाह आलम लिखने से आपको कोई 3 या 2 मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये आपका आई कैन सी पे एक नंबर जनरेट होगा कि आई कैन सी शाह आलम जो है ना ही इज सिटिंग, ठीक है, एट द सेंटर, सेंटर में नजर आ रहा है जी पेंटिंग के, ठीक है। हु इज सिटिंग ऑन द, आपके लोग के जो है जो आपके नाम स्टेज पे बैठा हुआ है। और फिर आप अब इसको इन्फर करेंगे जनाब, इन्फर क्या करेंगे जनाब के जो है सराउंडिंग बाय द क्राउड, और जनाब ही इज साइनिंग द ट्रीटी ऑफ, क्या ट्रीटी ऑफ दीवानी। अब यहाँ पे कोई दीवानी का कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना उसने बॉटम पे लिखा हुआ है, ठीक है, ना ही उसने कोई बॉटम पे लिखा हुआ है कि दे आर साइनिंग द ट्रीटी ऑफ दीवानी, ठीक है। और लिंक कर दें जनाब ट्रीटी ऑफ दीवानी विच आप कह लो कि ड्यू टू दिस
जो है शाह आलम, जो है शाह आलम, ये जनाब अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन आ गया, तो ब्रिटिश के प्रोटेक्शन में आ गया। तो ये कॉन्टेक्चुअल नॉलेज के साथ लगा दी हमने जनाब कि जनाब ये जो था जी, इम्पोज द ब्रिटिश जो है दे आर इम्पोज टू द दीवानी, ट्रीटी ऑफ दीवानी ऑन शाह आलम टू। सो इट मीन्स के जब ये जो है मुगल एम्पर जो है इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन, मतलब उसकी जो है ना उसके अंडर आ गया, उसकी प्रोटेक्शन में आ गया। तो इस पे आपको 3 मार्क्स मिल जाएंगे, 3 मार्क्स मिल रहे हैं आपको, 3 मार्क्स हो गए हमारे। फिर हम बताएंगे आई कैन ऑल्सो सी फ्रॉम द पिक्चर, आप कहते हैं जनाब। फिर आप अब बात बच्चे क्या करेंगे जनाब, वहाँ पे नजर आ रहे हैं फ्लैग, नजर आ रहे हैं ब्रिटिश के, वहाँ पे ये नजर आ रहे हैं, वहाँ पे जनाब ये मॉनरो हेक्टर वगैरह, ये रॉबर्ट क्लाइव सब नजर आ रहे हैं, ये चीजें बताएंगे। मगर आपने ये नजर ही आ रहा है आपको पिक्चर में, ठीक है। यहाँ पे इंडियन नजर आ रहे हैं मुगल्स को जो, ठीक है। तो ये इन्होंने सोर्ड पकड़ी है, फलाम पकड़ी है, ये बताना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आप आई कैन सी बता रहे हो तो इसका नंबर कोई नहीं मिलना। तो गेम आई कैन इन्फर पे जाके खत्म होती है, इन्फ्लुएंस होगा वो जनाब क्या होगा वो बताएंगे। ये सारी की सारी जो एक पूरी जो सेरेमनी है ये क्या है जनाब, ये फॉर्मल हो रही है। इट आप कह लो कि फॉर्मल सेरेमनी है जी, फॉर्मल सेरेमनी हो रही है, ठीक है। और आप कह लो कि इट इज, आप कह लो कि निगोशिएशन ऑन द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट हो रहा है जो, ठीक है। और फिर साथ ही आप बता देंगे ऑन द इक्वल फुटिंग, और साथ ही आप कहेंगे जनाब राइट आफ्टर आई कैन इन्फर के दिस ट्रीटी वाज साइन राइट आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सार, ठीक है, सर 1764। अगर 1764 नहीं लिखते डज नॉट मैटर, मैटर क्या है जी, आप लिखें जनाब बैटल ऑफ बक्सार। तो बैटल ऑफ बक्सर जो है वो आप नहीं लिखोगे तो गेम ऑन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कहीं जिक्र नहीं हो रहा बैटल ऑफ बक्सर कहाँ लिखी है, कहीं पे नहीं लिखी हुई। वो कॉन्टेक्चुअल नॉलेज है, वो है आपका इन्फर है। सो आप यहाँ पर ही 5 मार्क्स आपके आ जाएंगे, ठीक है, सीधे सीधे 5/5 मिल गए, ठीक है। तो आपने और अगर कोई और पॉइंट बताना है आपकी मर्जी है, एक एक्स्ट्रा बताना चाह रहे हैं बताएं जी कि क्या उसका नाम लेते हैं कि दीज आर द, आप कह लो कि निगोशिएशन वर ऑन द बेस ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, या आप कह लो कि जो है इट मीन्स के नाउ द मुगल जो है मुगल एम्पर दोज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, एक तरह का ना। तो बेशक आप बता सकते हैं जी कि प्री डोमिनेशन ऑफ ब्रिटिश कैन बी सीन इन दिस पिक्चर, प्री डोमिनेशन ओवर मुगल्स, प्री डोमिनेशन ओवर मुगल नजर आ रही है। प्री डोमिनेशन का मतलब क्या होगा कि भाई अभी मुगल जो है ना पूरे के पूरे छाए नहीं है, मगर ये है कि उन्होंने बाकायदा तौर पे पिक्चर से क्लियरली ये इन्फर हो रहा है कि वो जो साइन कर रहे हैं चुप करके साइन कर रहे हैं शाह आलम टू, तो उसकी वीकनेस शो हो रही है, और बाकायदा तौर पे वो उसका कंट्रोल उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं ब्रिटिश को ना। और ये ब्रिटिश की जो ना जो इंडिया के ऊपर जो डोमिनेट होने जा रहा है वो उसकी प्री डोमिनेशन शो कर रही है। तो ये आपका कॉन्टेक्चुअल नॉलेज आ जाएगा, सीधे सीधे इसके मार्क्स लगेंगे। मगर हमने एक एक्स्ट्रा पॉइंट देना है ताकि हमारी जान बख्शिश हो जाए, एग्जामिनर जो ना नाराज होकर हमारे मार्क्स ना काट दे अगर हम कोई इन्फर वीक करते हैं उसमें, ठीक है। तो जनाब ये सीन था। अच्छा उसके बाद जनाब नेक्स्ट जो सी पार्ट का क्वेश्चन आ रहा है जी, सी पार्ट, ये सारे क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए लिखे हुए हैं कि ये बड़ा ही आइडियल आपकी तरफ आने के चांसेस भी हैं इसके, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस तरह का। तो अभी उन्होंने ये क्वेश्चन दे दिया, उन्होंने कहा जनाब ये जो अभी इसी पेपर के अंदर है वो है एक्सप्लेन व्हाई द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम इन्वॉल्व इन द सब कॉन्टिनेंट, 7 मार्क्स का जी, ठीक है। अब ये ऊपर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं जैसे आपको बताने के लिए ये किए हुए हैं कि जनाब ये टॉपिकल, कि जनाब ये क्वेश्चन पुराने पेपर में आया जी, एक्सप्लेन व्हाई ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट इन्वॉल्व सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग 17th सेंचुरी, कभी कहेंगे ड्यूरिंग 1600 1700, कभी कहेंगे कि जो है एक्सप्लेन द अपील, अपील की मतलब होता है अट्रैक्शन, अपील ऑफ इंडिया टू द ईस्ट इंडिया कंपनी ड्यूरिंग अर्ली 17th सेंचुरी। फिर उसके बाद कहेंगे जी कि एक्सप्लेन करें हाउ ईस्ट इंडिया कंपनी इन्वॉल्व इन इंडिया, ठीक है, बाय 1850। कभी वो कहेंगे जनाब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर क्यों आई ड्यूरिंग 1750s एस लगा के और 1850s। तो बात वहीं आ रहा है, थीम क्या बन रहा है जी, ईस्ट इनका इंडिया कंपनी यहाँ लैपटॉप पर का क्यों आई, माइक कभी म्यूट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये सीधे सीधे साउंड म्यूट जो है, ना फिर आप हम कह लो शायद कि लीव में पॉइंट्स आ लिखे जाते हैं इसके अंदर, 3 पॉइंट्स लीव आएंगे, करेंगे सर, 3 तब बड़े पता लगेगा कि जो टॉप क्लास के पॉइंट लिखेंगे, कोई इधर उधर की हैंकी बेंकी नहीं मारेंगे ताकि प्रॉब्लम ना बने। पहला पॉइंट सीधा सीधा आएगा जनाब, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया ने क्यों अपील किया, क्यों अट्रैक्ट किया इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो पहली रीजन आ जाती है ट्रेड, ठीक है जी, कि जनाब अमेंस ऑफ ट्रेड थी यहाँ पर, ट्रेड एक फैक्टर आ गया तो फैक्टर को आइडेंटिफाई कर लिया। जब हम वन ऑफ द रीजन ईस्ट इंडिया कंपनी एंटर इन इंडिया या इंडिया अट्रैक्ट टू द ईस्ट इंडिया कंपनी अपील टू ईसी इन इंडिया, तो इट वाज ड्यू टू द ट्रेड, फैक्टर आइडेंटिफाई हो गया। जब हमने फैक्टर को आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर जनाब हमने उसको एक्सप्लेन करना है कि केड़ी ट्रेड। तो जनाब ट्रेड जो है वो हम बताएंगे जनाब के इंडिया जो था दैट वाज आपके लोग रिच इन डिफरेंट कमोडिटीज
ठीक है, डिफरेंट जो है प्रोडक्ट्स में जो था बड़ा रिच था। वो कौन सी कमोडिटीज थी जनाब, आप बताएं। कॉटन आ गया, लाइक साउदर्न इंडिया में कॉटन गुड्स हो गई, ठीक है, यार्ड हो गए, ठीक है, गुजरात की। फिर जनाब शुगर केन हो गया मद्रास का, सिल्क हो गई जनाब, पोटेशियम हो गया, ठीक है। तो आप ये कह लो कि चाहे ये नाम नहीं लिखने शहरों के तो ना लिखो, कोई मसला नहीं है, आप कम से कम चीज़ों के नाम लिखें। ये ओपियम हो गया, सिल्क हो गई, जूट हो गई, कॉटन हो गई, स्पाइसेस हो गई, ETC, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप, जाहिर सी बात है, हमने एक्सप्लेन कर दिया तो हमने उसका इम्पैक्ट भी तो बताना है ना भाई, इम्पैक्ट भी तो बताएंगे, वरना जान नहीं जानी हमारी। हमें पूरे मार्क्स लेने हैं, पहले पैराग्राफ पे उसको कम से कम हमें 5 मार्क्स देने पड़ेंगे। तो हम बताएंगे, सो दस ब्रिटेन वॉज द फर्स्ट कंट्री हु एक्सपीरियंस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है जी। कि ब्रिटेन जो था वो पहला कंट्री था जो कि एक्सपीरियंस कर रहा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, के वहां पे इंडस्ट्रियां सेटअप हो गई थी। और यहाँ का जो इंडिया का जो रॉ मटेरियल था, ये जनाब उस इंडस्ट्री को फीड करने के लिए चाहिए था, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग गुड्स करने के लिए चाहिए था। तो लिहाजा ब्रिटेन जो था was the first country who experienced industrial revolution, so they wanted to feed their industries, so this was one of the reason, ठीक है, कि that raw material cheaply available in India। तो इसकी वजह से दे एंटर इन, आप लोग इंडिया जो था, इंडिया अपील टू द ESC। तो ये पहला फैक्टर बन जाएगा, पहला पैराग्राफ बन जाएगा, ठीक है, टॉप क्लास का। उसके बाद हम बताएंगे जी फर्दर मोर अनदर रीजन। फर्दर मोर अनदर रीजन थी जनाब के जो है एज एन ऑल्टरनेटिव। अब ये फैक्टर आ गया एज एन ऑल्टरनेटिव, एज एन ऑल्टरनेटिव है जी। अब एज एन ऑल्टरनेटिव का क्या मतलब कि भाई जो क्वीन जो थी, क्वीन एलिजाबेथ जो थी, ठीक है जी, क्वीन एलिजाबेथ वन, तो जनाब इससे जब परमिशन मिले ना, परमिशन मिली, किसको परमिशन मिली, ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिली। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे परमिशन मिली तो सीधा वो कहाँ चलेगी, सीधा परमिशन लेके इसको, जब परमिशन ली ईस्ट ऑफ अफ्रीका चली गई, ठीक है, ईस्ट इंडीज चलेगी। तो बहरहाल जो है इसका मतलब ये था कि वहां पर जब वहां पे गई ये पहले परमिशन जब मिली तो सीधा वहां चली गई। तो इन दैट एरिया जो था वहां पे डच जो थे ऑलरेडी ट्रेड कर रहे थे। तो डच जो थे देवर ऑलरेडी ट्रेडिंग, ठीक है, ऑन द स्पाइस आइलैंड, ठीक है, वहां पर। और दे डिड नॉट वांट टू शेयर द मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद एनी अदर यूरोपियन कंट्री, क्योंकि वो नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उन्होंने अपनी ना हिफाजत के लिए, प्रोटेक्शन के, ब्रिटिश आर्मी भी रखी हुई थी उन्होंने, डच ने, उनकी गवर्नमेंट ने उनको दी हुई थी, इन्होंने, इनको कुछ नहीं मिला हुआ था ब्रिटिश की तरफ से, सब परमिशन ही मिली हुई थी। तो लिहाजा जब ये वहां पर गए, ठीक है जी, ईस्ट ऑफ अफ्रीका, सो वहां पे जाके बाकायदा तौर पे क्या हुआ, इनको जनाब उन्होंने कहा जी आप कहाँ, उन्होंने कहा यहाँ, उन्होंने कहा जहाँ हम ही रहेंगे भाई, हम ही ट्रेड करेंगे। डच ने कहा निकलो यहाँ से, उन्होंने कहा यार निकलना नहीं है, लड़ लो, उन्होंने कहा लड़ लेते हैं। तो लिहाजा जनाब वहां पे डच जो है दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग, सो डच जो थे दे डिफीटेड टू द EIC इन एट आपके लोग इन ईस्ट ऑफ अफ्रीका। सो जब इनको वहां पे मार पड़ती है, ठीक है, वहां पे जब डिफीट होती है इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट ऑफ अफ्रीका में, सो देन एज एन ऑल्टर, सो दस एज एन ऑल्टरनेटिव, दे ऑल्टरनेटिव आप कह लो के आते हैं कहां पर, इन इंडिया, क्योंकि वापस जाएंगे तो क्वीन ने उल्टा लटका देना कि बेइज्जती करवाए हो वहां से जाके, ठीक है ना। तो वैसे भी ये ट्रायल बेस पे निकले हुए थे। जो है दिस इज अनदर सेकंड फैक्टर आ गया जी, सेकंड रीजन आ गई। फिर हम कहेंगे जी लास्टली, ये वर्ड यूज करते जाएंगे, फर्दर मोर, वन ऑफ द रीजन, लास्टली, ठीक है। तो लास्टली क्या होगा जी, लास्टली इसमें हम बताएंगे लास्टली अनदर रीजन फॉर द, तो जो है फिर हम उसमें बताएंगे जनाब कि इन इंडिया 1510 से अदर यूरोपियन कंट्री जो थी दोज वर ऑलरेडी ट्रेडिंग इन इंडिया, इन विच आप कह लो कि कौन कौन से थे जनाब, डच था, पोर्चुगीज थे, ठीक है जी, फ्रेंच थे, ठीक है। तो फ्रेंच, पोर्चुगीज एंड डच दोज वर ऑलरेडी ट्रेडिंग इन इंडिया सिंस 1510। तो भाई ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चाह रही थी, दे वांटेड टू आउस्ट, आउस्ट का मतलब क्या होता है जी, दे वांटेड टू आउस्ट का मतलब होता है कि ओवरथ्रो करना, कि उनको ओवरथ्रो करना चाह रही थी, कहां से, वहां से, इंडिया से। दे वांटेड टू ओवरथ्रो अदर यूरोपियन पावर्स, अदर यूरोपियन कंट्रीज दोज वर ऑलरेडी ट्रेडिंग इन इंडिया, ठीक है। सो व्हाट, फिर क्या उसका, उससे क्या इम्पैक्ट क्या पड़ेगा जी, अगर उनको निकाल देगी तो उससे इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि आप कह लो कि दे वांटेड टू सेट अप आफ्टर, आप कह लो कि आउस्ट या ओवरथ्रो अदर यूरोपियन पावर्स टू मेड अप अ स्ट्रेटेजिक पोर्ट, एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट बनाएगी इंडिया में, जहां से उसको एक्सपेंड, जहां पे एक्सपेंशन मिलेगी फर्दर फार ईस्ट एशियन कंट्रीज टू फॉर द ट्रेड, मीन्स के दे वांटेड टू ओवरथ्रो अदर यूरोपियन कंट्रीज दोज वर ऑलरेडी ट्रेडिंग इन इंडिया, ठीक है, सिंस 1510, पोर्चुगीज, डच एंड फ्रेंच। सो आफ्टर डिफीटिंग देम they wanted to set up a strategic port
ठीक है, which will give them access, that would give them access toward the far east Asian countries too. तो this was one of the important reason, इमीडिएट रीजन के जनाब इनका यहाँ पे आना जरूरी था, इसलिए यहाँ पर आए। तो ये टॉप क्लास की चीजें हैं, बाकी चीजें सारी फिल्में बाद में आएंगी। मतलब बच्चे बताते हैं जी वो वहाँ पे जो क्या नाम लेते हैं जो है कल्चर फैलाने आ गई थी, क्रिश्चियन मिशनरीज को लेकर आ गई थी, वो बात की बातें हैं। जब आपको कोई चीज ना इस तरह की चीज पर लिखते हैं, अदरवाइज टॉप क्लास की 3 रीजन लिखें ताकि एग्जामिनर को सोचने का मौका भी ना मिले कि मैं कहाँ पे मार्क्स जो है ना उसको क्रेडिट ना करूं। तो फौरी तौर पे पहले पैराग्राफ के अंदर ही इतना दम होना चाहिए कि वो आपको 7/7 की तरफ ले जाए। पहले पैराग्राफ पे ही आपको 5 जो है ना प्रोवाइड कर दे, दूसरे पे 6-7 प्रोवाइड कर दे, और थर्ड पैराग्राफ जाहिर सी बात है जब दूसरा पैराग्राफ तगड़ा होगा तो तीसरे पे ऑटोमेटिक एग्जामिनर का माइंड फिक्स हो जाएगा कि यार बच्चे में दम है, बच्चे को पता है कैसे करना और क्या चीज है, टू द पॉइंट है। क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी डज नॉट मैटर, याद रखिएगा। उसके बाद जनाब डी पार्ट में आ जाते हैं। डी पार्ट हमने ये जो 2025 का जो पेपर था ना उसके अंदर हमने ये ऑलरेडी इकोनॉमिक रीजन की हुई है, ऑलरेडी ये चीजें की हुई हैं, जस्ट मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा करना कैसे है और इम्पैक्ट क्या होता है, एक्सप्लेनेशन क्या होती है, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग क्या है। अब इसकी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग को गौर से आपने समझना है, पढ़ते साथ ही शुरू नहीं कर देना आपने क्वेश्चन, आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना है। पॉलिटिकल फैक्टर्स सच एज डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स वर मोर इंपॉर्टेंट मोर सिग्निफिकेंट देन, गेम सारी देन पे आगे स्टार्ट होती है। अब वो देन कह रहा है इकोनॉमिक फैक्टर, तो इसका मतलब ये आ गया कि ये जनाब इन दोनों का आप कह लो कि कंपैरिजन, ये कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो है क्या हो गया, तो इसका जो कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है जनाब इकोनॉमिक के साथ, किसका इकोनॉमिक के साथ, इकोनॉमिक की बात करें तो इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल, और किसका जी ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स उसने ये नहीं बताया। ठीक है, अगर बात का ऐसा होता है कि वो पॉलिटिकल नहीं लिखता, मगर आपको पता होना चाहिए कि भाई ये पॉलिटिकल फैक्टर है, तो पॉलिटिकल का जो है इसके साथ मुकाबला आ गया। सिर्फ हमने 2 पैराग्राफ पॉलिटिकल के बनाने हैं और 2 पैराग्राफ हमने बनाने हैं उसके इकोनॉमिक के, तो लिहाजा ये सिंपल सी बात है कि आप सबसे पहले वट एवर एग्जामिनर विल आस्क टू द क्वेश्चन, ठीक है, फैक्टर फर्स्ट, यू मस्ट हैव टू एक्सप्लेन दैट फैक्टर फर्स्ट। फैक्टर की आइडेंटिफिकेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में हुई है, ये तो बहुत आसान उसने कर दिया, तो यहाँ पे हमने बता दिया, एक्सप्लेनेशन शुरू कर दी। सबको पता है भाई जिसका बेटा नहीं है उसकी लैंड को कैप्चर कर लिया जाएगा। फिर आप एक्सप्लेनेशन फैक्ट के साथ जो है ना याद रखिएगा कि जो फैक्टर की आइडेंटिफिकेशन पहला रूल आ गया, और जब हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं भी, ठीक है, कि क्या था क्या लॉ, और साथ ही हम बता रहे हैं किस किस की लैंड को कैप्चर किया, और जिसकी लैंड थी भी नवाब ऑफ ऊद उसके बेटे भी थे, डिसेंडेंट भी थे, मगर उसकी लैंड को भी कैप्चर कर लिया कि भाई कि बाय सेइंग दैट कि यू आर नॉट रूलिंग वेल। तो इतना स्ट्रिक्ट लॉ ये हो गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। अब ये एक्सप्लेनेशन के अंदर आ गई। एक बात याद रखिएगा, जब एक्सप्लेनेशन के अंदर सीन चलता है ना तो एक्सप्लेन हम करते हैं फैक्ट्स की मदद से, फैक्ट्स, फाइंडिंग फैक्ट्स। याद रखिएगा ये जो फैक्ट्स होते हैं ना, फैक्ट्स, इसके ऊपर आपकी सारी की सारी ना फाइंडिंग एंड वाली जो होती है ना इम्पैक्ट वो डिटरमिन करता है। तो आपने फैक्ट्स बता दिया जी किस किस की लैंड कैप्चर हुई, नागपुर, ये वो, रानी ऑफ झांसी, ये सारा आपको ऑलरेडी पहले पता है। मैं ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि ऑलरेडी पहले हमने क्वेश्चन ये किया हुआ है 2025 में भी, वो दूसरी रिफॉर्म्स के अकॉर्डिंगली। तो फिर हम लास्ट में आके क्या बताएंगे, हम बताएंगे फर्दर के सो इंडियन जो थे दोज वर रिसेंटेड, ठीक है, दोज वर रिसेंटेड, दे वर नॉट हैप्पी एंड इंडियंस थॉट दैट के सिंपली क्या जी ब्रिटिश आर लैंड ग्रैबर एंड ग्रीडी, मतलब ये लालची और कब्जा माफिया है। तो लिहाजा जो है ना क्या हुआ, ये आ गया, इसको कहते हैं एनालिसिस कहते हैं, इसको कहते हैं इम्पैक्ट कहते हैं। तो सीधा सीधा जनाब आपका यहाँ पे गेम ऑन हो गई, वही बात लेवल आप 3 पे चले गए सीधा। ठीक है, अब क्या सीन आ रहा है जी, आपको लाजमी 1 या 2 और बातें इसकी बतानी पड़ेंगी, बेशक एक पैराग्राफ में बता दो क्या इसका। अब उसके अंदर और क्या चीज पॉलिटिकल में आ जाती है, पॉलिटिकल में आ जाता है जनाब भाई डिसरिस्पेक्ट ऑफ द मुगल एम्पर की गई। बहादुर शाह जो था जफर टू, बहादुर शाह जफर टू जो था उसके साथ क्या किया गया जनाब, उसके साथ किया ये किया कि उन्होंने कहा जी ऐसी की तैसी, तुम लोग अपना नाम के साथ टाइटल भी नहीं लगा सकते, ठीक है, किंग का, बादशाह का, और ना ही एम्पर का, और तुम्हारे बेटे भी नहीं लगा सकते। अब किसकी डिसरिस्पेक्ट हो गई, डिसरिस्पेक्ट हो गई मुगल एम्पर की। तो इसका मतलब कि इट वॉज आपके लोग के हर्ट द फीलिंग सेंटिमेंट्स ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स, इंडिया के मुसलमानों के जो थे ना, इंडियन मुस्लिम्स जो थे उनके जो है ना सेंटीमेंट हर्ट हुए, फीलिंग हर्ट हुई। ठीक है, तो जब जो है सेंटीमेंट जो थे हर्ट हुए तो आप कह लो कि रिवॉल्ट जो थी दिस आपके मिस ट्रीटमेंट जो किया गया विच कॉज आप कह लो के डिस्टर्बेंसेस अमंग द इंडियन मुस्लिम्स, तो विच कॉज वन ऑफ द रीजन फॉर द आप कह लो के जो है वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फिर साथ ही आपकी मर्जी, अगर नहीं बताना उसी पैराग्राफ में 2 चीजें बता दो, नहीं बताना एक बता दो ये, या ये बता दो जी ब्रिटिश ने पर्शियन लैंग्वेज, उन्होंने कहा जी
हम 1000 सीट्स इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, किसके लिए? इंडियंस के लिए। किस में करवा रहे हैं? एडमिनिस्ट्रेशन में, कि भाई आप लोग हमारे साथ आके इंडिया को रन करोगे। इंडियंस को कहा, उन्होंने कहा बस एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है भाई? कंडीशन ये है कि जो है आईसीएस का एग्जाम दो, इंडियन सिविल सर्विस, जैसे अभी सीएसएस है पाकिस्तान में बड़ा एग्जाम, तो इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम दो। सारे पेपर जो है ना वो इंग्लिश में होंगे, ठीक है, और सारे पेपर कहाँ पे होंगे? ब्रिटेन में। ना ही देने वाली बात हुई। तो इसका मतलब ये है कि जनाब ना ही इंडिया के अंदर इंडियंस को इंग्लिश आती थी, ठीक है, और ना ही वो ब्रिटेन जा सकते थे। तो लिहाजा इसका मतलब ये था इंटायरली जो आपके लोग के जो रन कर रहे थे ना, वो कौन कर रहे थे? एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश। दे थॉट दैट कि वी आर द ओनली सूटेबल टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। तो भाई ये हम ही सूटेबल है, हमने तो आपको अपॉर्चुनिटी दी। तो ये अपॉर्चुनिटी जो दी ना ही देने वाली बात थी। तो विच कॉज द डिसकंटेंटमेंट, विच कॉज आपके लोग के जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, विच लेड टूवर्ड्स द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये आप बात करके खत्म करेंगे, फिर हम कहेंगे हाउ एवर अदर फैक्टर। वो इकोनॉमिक मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, इकोनॉमिक के अंदर ऑलरेडी हमने बड़ा डिटेल में डिस्कस किया 2025 के अंदर। तो वो आप उसका कंपैरिजन करके उसके बाद जनाब आपने इवैल्यूएशन दे देनी है, दोनों को कंपेयर करते हुए जो आपको लगेगा दोनों को कंपैरिजन में लाके लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट में डाल दे, ठीक है। तो विच लेड टूवर्ड्स आपके लोग के ब्रिटिश इवन टू आपके लोग के कंफर्म बिकम द रूलर ऑफ इंडिया फॉर द 9 डेकेड्स। तो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इवैल्यूएशन में आपका आ जाएगा, एक उसका मार्क आ जाएगा। अगर ये 10 मार्क्स के अंदर तो सीधा सीधा आप इवैल्यूएशन करेंगे, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट नहीं भी करते तो आपको नंबर मिल जाएगा एक। मगर 14 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आता है तो फिर आपको लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट लगाना पड़ेगा, कि जैसे मैंने पहले ही बताया था, जैसे वो साथ नहीं बताया कि जो है 14 मार्क्स के अंदर 2 मार्क्स का इवैल्यूएशन होता है, और जो है 10 मार्क्स के अंदर 1 मार्क का इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। किसी को कोई चीज पूछनी है यहाँ तक तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? जी, विदाउट एनी हेजिटेशन, ठीक है, ओके। उसके बाद जनाब हम आ जाते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। सर सवाल है। चांद रात है, तो चांद रात पे जो है ना वो 100 मामला होते हैं, काम होते हैं, इजी इजी लोग हैं आप। अच्छा जी, खैर ओके। तो भाई ये क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 आ जाता है जी, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 5 हमने कर लिया हुआ था, कर ली। अच्छा, इसमें वो क्यूमिनल अवार्ड कह रहा है। क्यूमिनल अवार्ड अब देखो इसके अंदर उसने ना डेट नहीं दी। जब उसने डेट दी होगी 1932 तो भाई हमें नीचे लिखने की जरूरत ही नहीं। अगर उसने डेट नहीं दी तो हमारे लिए तो सरप्राइज मिल गया ना, हमें तो मजा आ जाएगा। अगर हमें डेट पता है तो जनाब एक नंबर वैसे डेट का दे देगा वो, कि हम बताएंगे ये इंट्रोड्यूस किया 1932 में। हम बताएंगे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो था रैमजे मैकडोनल्ड जो था उसने किया, 2 नंबर मिल जाएंगे। हम बताएंगे जनाब सबको सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गए सारे माइनॉरिटी, इस पे जनाब आपको नंबर मिल जाएंगे 2। तो टोटल आप कह लो कि टोटल जो है टोटल 4 मार्क्स हो गया आपके ना। तो कुछ वट एवर यू विल राइट इन द आप कह लो कि रिलेटेड टू द, कुछ भी लिखोगे ना रिलेटेड टू द, तो वो आपको जो है ना क्या उसका नाम नंबर मिलेंगे उसके, ठीक है, 4 मार्क्स वाला। अच्छा, उसके बाद जो है उसके बाद नेक्स्ट आ जाए जी। नेक्स्ट वो कह रहे हैं भाई, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जी वाई वॉज शिमला डेपुटेशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देख लेते हैं सीधा सीधा टू द पॉइंट, के जो है अच्छा उसमें हम देख लेते हैं जनाब वो कह रहा है, क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन के अंदर? वो कह रहा है, सॉरी यहाँ पे हम देखते हैं, ये आप देखिए जी, वो कह रहा है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ द शिमला डेपुटेशन ऑफ 1906। अब शिमला डेपुटेशन की इंपॉर्टेंस कह रहा है, ठीक है। और इधर अगर हम आ जाते हैं तो इधर आप देख लें कि वो मैंने इसलिए दूसरे क्वेश्चन को भी बीच में रखा हुआ है कि जो है ना उसका नाम लेते हैं पास पेपर में, ये कहाँ कब कब आया हुआ है, ये 2 दफा आया हुआ है पास पेपर में, ठीक है। व्हाई वाज शिमला डेपुटेशन टर्निंग पॉइंट फॉर द मुस्लिम सब कॉन्टिनेंट, यहाँ एक्सप्लेन व्हाई द शिमला डेपुटेशन इंपॉर्टेंट स्टेप है फॉर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। और ये अभी जो है ना उसकी इंपॉर्टेंस पे सीधा आ गया, तो बात वहीं आ जाती है उसकी इंपॉर्टेंस। तो सीधी सीधी आप कह लें कि 3 पॉइंट सीधे सीधे जनाब इसके अंदर आएंगे। एक तो पॉइंट ये आ जाएगा जी, नंबर 1 पॉइंट आ जाएगा कि जी जो है सर सैयद जो है ना, सर सैयद अहमद खान जो है रिवॉर्ड कि उसकी सर्विसेज का रिवॉर्ड था। अब यहाँ पे जो ना शिमला डेपुटेशन इसलिए इंपॉर्टेंट था जनाब, क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि आपको पता है कि सर सैयद अहमद खान जो था ना, उसने कहा कि जनाब
मेरी आवाज आपको आ रही है बेटा? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं सॉरी, आपको हमारी आवाज नहीं आ रही। सर नहीं आ रही सर। नहीं आ रही? सर आ रही है आपकी आवाज? हमारी तो नहीं जा रही ना, वो सर का माइक म्यूट है, वो सर इसलिए देखेंगे अब।